गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का हिस्सा जो है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में देखेंगे। उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द में किसी नए शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से देखिएगा एक बार। वे शब्द या शब्दांश जो किसी नए शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी हम अगर चाहें तो उपसर्ग को क्या नहीं कर सकते हैं, अलग से प्रयोग नहीं कर सकते, या उसको स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो विशेष अर्थ को क्या करते हैं, बोध कराते हैं। जब वो क्या करते हैं, किसी अन्य शब्द के साथ मिलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उस अन्य शब्द से क्या कर देते हैं, उसको बोध कराते हैं। इस प्रकार से उपसर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी नए शब्द को जगाने में क्या करते हैं, समर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा एक उपसर्ग स। मैंने बोला आपको कि आगे की तरफ क्या होते हैं, उपसर्ग हमेशा जोड़े जाते हैं। तो स लिखिए और उसके बाद में हमने मूल शब्द क्या कर दिया, फल लिख दिया, तो वो क्या बन गया, सफल बन गया। देखिए परिवर्तन कैसे आया। जो फल था उसके आगे स लगा दिया तो वो क्या बन गया, सफल बन गया। अगर हम इसके आगे ही क्या कर दें, स की जगह कु लगा दें तो वो कुफल यानी बुरे फल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम उपसर्ग को क्या करते हैं, किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं या प्रयुक्त करते हैं तो वो उसके अर्थ में क्या कर देता है, विशेष अर्थ में परिवर्तित उसको कर देता है। यानी क्या है कि उपसर्ग जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने का क्या करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। अब उसके बाद में उपसर्ग जो होते हैं सदैव क्या होते हैं, शब्दों के पहले आते हैं। जैसे परा। परा क्या है, एक उपसर्ग है। उस उपसर्ग को जब जय के आगे लगा देते हैं तो उसके साथ एक नया शब्द क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है, जो पराजय बन जाता है। क्या बन जाता है, पराजय बन जाता है, जिसका अर्थ होता है हारना या हार जाना। तो ये क्या हो गया है, उसने उसके अर्थ को ही जय से क्या कर दिया, पराजय में उसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीन प्रकार की स्थितियां क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, तीन प्रकार की स्थितियों से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, तीन प्रकार की स्थितियां कौन कौन सी है। पहला है, शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि जय था तो वो क्या हो गया, हार में परिवर्तित हो गया, यानी उसके बिल्कुल विपरीत हो गया। दूसरा शब्द जो है वो शब्द के अर्थ में नूतनता आ जाती है। नूतनता का मतलब होता है कुछ नया आ जाता है, नवीनता आ जाती है। तो जैसे उसमें पराजय था तो परा और जय मिलकर क्या बन गए, वो एक नया शब्द उत्पन्न हो गया, पराजय बन गया। तो ये क्या है, शब्द में नूतनता क्या हो गई, उसमें आ गई है। तीसरा जो शब्द होता है उसके अर्थ में कोई नया परिवर्तन नहीं आता। यानी जब कोई शब्द निर्मित होता है तो वह उसके विपरीत ही अर्थ क्या करता है, साउंड करता है। उसके अंतर्गत कोई नया परिवर्तन क्या नहीं होता है, आता नहीं है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की स्थितियां क्या होती है, उपसर्ग शब्दों में निर्मित होती है। अब देखिएगा, उपसर्ग जो है हिंदी भाषा में उपसर्ग जो होते हैं चार भाषाओं में क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला जो है, पहली भाषा जो है वो हिंदी का उपसर्ग यानी तद्भव का उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्भव का उपसर्ग कहलाता है। दूसरा जो होता है वो संस्कृत से उत्पन्न होता है, जिसे हम तत्सम का उपसर्ग कहते हैं।
तीसरा जो होता है अरबी और फारसी का, अरबी और फारसी का उपसर्ग हम इसलिए प्रयुक्त करते हैं क्योंकि हमारे शब्द भंडार में बहुत सी भाषाएं क्या हुई है, एडॉप्ट की गई है, जिसमें से अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों को भी हमने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। इसलिए उपसर्ग जो होते हैं अरबी और फारसी के उपसर्गों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान समय में जो अंग्रेजी शब्द हैं उनका भी हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अंग्रेजी के उपसर्ग भी क्या किए जाते हैं, इसके अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में उपसर्ग जो है 4 श्रेणियों में या 4 भाषाओं में क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला जो उपसर्ग होता है हिंदी यानी तद्भव का, दूसरा उपसर्ग होता है संस्कृत यानी तत्सम का, तीसरा होता है अरबी फारसी यानी उर्दू शब्दों के लिए, और उसके बाद चौथा उपसर्ग जो होता है वो अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग होता है। अब हम आगे की तरफ क्या करेंगे, इन उपसर्गों को सिलसिलेवार क्या करेंगे, देखेंगे कंटिन्यूटी में। पहला उपसर्ग हम देखेंगे संस्कृत का उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग देखेंगे हम, संस्कृत के उपसर्गों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तत्सम उपसर्ग जिसको हम क्या करते हैं, कहते हैं, वो तत्सम के उपसर्ग को हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिएगा इसके 3 पार्ट हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा है अर्थ उसका, और उससे जो निर्मित शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग तत्सम के कहलाते हैं। जैसे पहला शब्द है इसमें अति, अति का अर्थ होता है अधिक। अब अधिक में यहाँ पर आपको मूल शब्द के साथ वो उपसर्ग क्या होना चाहिए, उसका वो मीनिंग निकलना चाहिए। यहाँ जो उसका अर्थ है अधिक जो है उसका अर्थ, वो मीनिंग क्या होना चाहिए, इसमें निकलना चाहिए। जैसे अति प्लस अंत, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस अंत होता है यानी अत्यंत। अब अत्यंत का मतलब क्या होता है, अधिक होता है ना। ठीक उसी प्रकार से अतिरिक्त यानी रिक्त से भी अति, अति यानी ज़्यादा, तो ये अति इसमें क्या हो रहा है, यहाँ अधिकता को दर्शा रहा है। अतिशय यानी इन शब्दों में यह अति, अति, अत्यंत, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अति प्लस अंत बन जाएगा, तो अत्यंत यानी अधिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये अति शब्द का अधिक मीनिंग क्या हो रहा है, इन निर्मित शब्दों में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दूसरा शब्द जो है वो है अनु। कौन सा शब्द है, अनु। अनु का मतलब होता है क्रम या समानता। जैसे अनुशीलन, अनुचर, अनुगामी, यानी क्रम से हम कोई चीज़ में क्या हो करते हैं, पीछे चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुगमन कहलाता है। तो इस प्रकार से अनु का मतलब होता है कोई क्रम या समानता। फिर देखिए तीसरा अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर। देखिए अधिपति, अधिष्ठता, अधिराज या अध्यक्ष, तो इनमें अधि का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति, अधिपति यानी सभी में क्या है, जो श्रेष्ठ है वो अधिपति कहलाता है। ठीक है। अब चौथा देखिएगा अप का मतलब होता है अभाव या हीनता। अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपहरण क्या है, हीनता का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द क्या करते हैं, जब क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, तो वो तत्सम के शब्द क्या करते हैं, कहलाते हैं। फिर देखेंगे अधि, अधिक से अधिकता या समीपता। तो इस प्रकार से अभियान, अभिभावक, अभिशाप, ये शब्द क्या हो रहे हैं, इसमें बन रहे हैं। अब देखिएगा चूँकि ये संस्कृत के हैं इसलिए देखिए हलंत लगा है उत। उत का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ था। उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति। उन्नति का मतलब देखिए यहाँ श्रेष्ठ हो रहा है, उच्च हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर रहा है। उद का मतलब भी ऊपर, श्रेष्ठ या उत्कृष्ट होता है। उद्गम, उद्घाटन, उद्भव। दूर का मतलब बुरा, दुष्ट, हीन, यानी देखिए दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गम। ये क्या कर रहे हैं, दुर यानी बुरे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। जैसे दुर्दशा, बुरी दशा, दुर्लभ है ना, दुर्जन, बुरा जन, जन का मतलब इंसान। ठीक है।
फिर उसके बाद देखिएगा निस। निस का मतलब होता है भीतर या नीचे। देखिए निश्चल, निश्चंग, निस्संदेह, ये क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को दर्शा रहे हैं। निर का मतलब भी भीतर, नीचे या बाहर होता है। तो निर्गम, निर्गम का मतलब हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ में से बाहर निकलना, आगमन और निर्गमन, है ना। तो ये निर्गम क्या है, ये क्या है, बाहर निकलने को कहा जाता है। फिर निर्भय यानी भय से रहित, यानी हमारा भय क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए हम कैसे हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं। अब परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर। देखिए परिक्रमा, परिक्रमा शब्द में हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं किसी चीज़ की, है ना, पेड़ की, भगवान की। तो ये परि का मतलब क्या हो रहा है, चारों ओर, यानी वो उससे क्या हो रहा है, चारों ओर घूमकर हम उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। परिजन यानी आसपास जो हमारे अपने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिजन कहलाते हैं। फिर देखिएगा परा, परा का मतलब होता है उल्टा। परा का मतलब क्या होता है, उल्टा या अनादर। ठीक है, तो पराभव, पराजय, पराक्रम, यानी ये क्या हो रहा है, पराजय क्या हो रहा है, जय का उल्टा हो रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर परा आ रहा है। प्र का मतलब होता है आगे की तरफ, अधिक या ऊपर की तरफ। जैसे प्रयोग, यानी योग से भी ज़्यादा कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। बल से अधिक कोई चीज़ को प्रयुक्त कर रहे हैं, वो प्रबल हो गया। प्रजनन यानी हम आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, तो ये प्रजनन हो गया। ठीक है, अब देखिएगा प्रति, विरोध या परिवर्तन। प्रतिनिधि, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल उसके साथ का जो है वही छाप क्या हो रही है, उसमें दिखाई दे रही है। प्रतिकार, सु से मतलब है यहाँ अच्छा या सुंदर, तो सुगम, सुकवि, सुजन, सुयश। सुयश का मतलब क्या हो रहा है, अच्छा यश, है ना। सुजन यानी अच्छा मनुष्य, सुकवि यानी अच्छा व्यक्ति या अच्छा कवि, सुगम यानी आसान या सुंदर। ठीक है, अब सम देखिएगा, सम का मतलब होता है पूर्णता। संसार, संवाद, संगम, संस्कार। फिर देखिएगा वी में भी क्या होती है, भिन्नता या विशेषता होती है, यानी ज्ञान से भी बढ़कर क्या है, विज्ञान है। शेष से बढ़कर भी क्या है, विशेष है। राम से बढ़कर क्या है, विराम है। योग से बढ़कर क्या है, वियोग है। तो ये क्या कर रहा है, हमारी विशेषता को दर्शा रहा है। उसके बाद अगला देखिएगा नी का मतलब होता है नीचे, निवास, निषेध और निवारण। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ तक, अब अगला देखेंगे अव का मतलब होता है हीनता, अनादर। अवगत, अवशेष, अवगुण। ठीक है, आ का मतलब सीमा समेत। ठीक, आजन्म, आरंभ, आसक्त। फिर देखिएगा उप का मतलब सुदृढ़, हीनता यानी उपकार, उपमंत्री, उपनिवेश। तो हमने आज अभी तक यहाँ पर क्या किए हैं, तत्सम वाक्य क्या किए हैं, हमने उपसर्ग पढ़े हैं। अब आगे का जो भाग है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है कि इन सारे शब्दों को आप क्या करें, याद करें। धन्यवाद।